हेलो एवरीवन, टीचर एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्या मेरिट लिस्ट रद्द हो जाएगी। फिर दूसरी टॉपिक, पास अभ्यर्थी जो है उनकी संख्या बढ़ेगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि मेरिट लिस्ट रद्द होगी और जो पास वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, अभ्यर्थी की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों, इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे। बहुत लोग का क्वेश्चन था कि सर अपना ओपिनियन दीजिए, जो लेटर है उसके बारे में क्या है, बहुत सारा र्यूमर है, उस पर अपना ओपिनियन दीजिए, और जो बहाली होने वाली है उस पर अपना ओपिनियन दीजिए। पहला मेरा ओपिनियन, बोर्ड के द्वारा गलत किया गया, टेक्निकली भी गलत किया गया और इमोशनली भी गलत किया गया, दोनों तरह से गलत किया गया। टेक्निकली गलत क्या किया गया? टेक्निकली गलत ये है कि बोर्ड का काम परीक्षा लेना था, यह आपकी पात्रता परीक्षा थी, टीचर एबिलिटी टेस्ट था। तो उसका काम केवल पात्रता परीक्षा को ऑर्गेनाइज करना, और जो लोग उसमें क्वालिफाइड हुए हैं उन और जो क्वालिफाइड नहीं हुए हैं सबको अपना मार्कशीट प्रोवाइड करना था। जो लोग 50% से ऊपर रहें या 45% से ऊपर रहें, जिस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हो, तो उसमें उसको क्वालिफाइड करना था, उसमें मेरिट लिस्ट नहीं बनाना था। मेरिट लिस्ट बनाने का काम नियोजन इकाई का है। ये कोई सेंट्रलाइज नहीं था, ये कोई कंपटीशन नहीं था। कोई कंपटीशन नहीं है जो सेंट्रलाइज है, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा है कि वहीं से शेड्यूल जारी कर दिया गया और रैंक जारी कर दिया गया, रैंक के अकॉर्डिंग लोग बहाल हो जाएंगे। इसमें एक प्रक्रिया होती है। यह आपका पंचायती राज व्यवस्था के तहत हो रहा है, जिसमें हाई स्कूल +2 जो है वो जिला परिषद और नगर निगम, नगर परिषद, इन लोग के हाथ में होता है। तो प्रत्येक की अलग अलग जगह है और उनके द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा कि हाँ कौन लोग मेरिट लिस्ट में आएंगे, कौन लोग नहीं आएंगे। उनको डिसाइड नहीं करना था। टेक्निकली प्रॉब्लम ये थी। दूसरी प्रॉब्लम, इमोशनली बोर्ड को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। बोर्ड पे गलती है कि वो उन्होंने एक भ्रम पैदा करके रखा कि जो लोग पास हुए सबकी नौकरी हो जाएगी। सही बात है, होगी, लेकिन इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। बहुत सारे लोग उम्मीद पाल लेते हैं कि मेरी नौकरी तुरंत हो जाएगी। अब इस तरह से है नहीं। लोग टॉर्चर होते हैं जब उनका नॉट इन मेरिट लिस्ट, क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट, जब इस तरह का रिजल्ट उनको फिर से पब्लिश मिलता है, पहले वाला रिजल्ट के बाद दूसरी रिजल्ट, तो फिर उसमें उनको प्रॉब्लम होती है। इमोशनली टॉर्चर करना हुआ है। माय ओपिनियन ये गलत था। अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि रद्द होगी, क्यों रद्द होगी। और हमारे पास शिक्षा विभाग का 2 पत्र है, वो दोनों पत्र पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला पत्र, जिसके बारे में जिस दिन रिजल्ट आया था मैंने बता दिया था कि ऐसे ऐसे प्रोसेस है, इस प्रोसेस के कारण ऐसा ऐसा हुआ। थोड़ा सा लिपापोती, लोगों को थोड़ा सा भावनात्मक रूप से सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक हमेशा कमेटी बना दी जाती है। कमेटी फिर बनाई गई। कमेटी के बारे में क्या है, यह कमेटी इसलिए नहीं बनाई गई कि क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट इनको मेरिट मिला दिया जाएगा। कमेटी इसलिए बनाई गई, आप लोग भी पढ़ इसको देखें, जो लोग STET 2011 उसमें पास हुए और 2019 उसमें पास हुए, उन लोगों को लाइफ टाइम कैसे करना है इसके लिए हुआ। और फिर जो नेक्स्ट बहाली होने वाली है उसमें किस तरह से इनको समायोजित किया जाए। जब ये अपने आरक्षण कैटेगरी का बहुत बड़ा रोल होता है। आप लोग रिजर्वेशन कैटेगरी को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, कुछ लोग को भ्रम है रिजर्वेशन पे, नहीं, बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसके बाद उन लोगों को एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा, इसके लिए कमेटी गठित की गई। यहाँ स्पष्ट लिखा भी हुआ है कि 2011-2019 2011-2019, पहले 2011 जो कि 12 में इसका रिजल्ट आया STET वाला, तो 19 के मध्य में उसकी वैलिडिटी समाप्त हो रही थी। फिर 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया बिहार गवर्नमेंट के द्वारा उनके फेवर में कि जो लोग बच गए हैं तो उनको 2 साल का मौका दिया जाए, क्योंकि बीच में बहाली प्रक्रिया बंद हो गई थी, उसको स्थगित कर दिया गया था। तो उन लोग का एज लैप्स हो रहा था और फिर एज के साथ साथ उनकी जो
वैलिडिटी थी वो भी लैप्स हो रहा था। इसके लिए 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया, जो कि जून 2021 में वो भी लैप्स हो गया। अब इस तरह से लैप्स होने वाला था, लेकिन इसी बीच में एनसीटी भारत सरकार के द्वारा 1 to 5, 6 to 8 मतलब ये 2 कैटेगरी के लिए उन्होंने सीटेट एग्जामिनेशन जो लिया उसको लाइफ टाइम वैलिडिटी दे दी। शिक्षा हमारा समवर्ती सूची में है, और समवर्ती सूची में होने के कारण शिक्षा विभाग को, मतलब पूरे राज्य को, अलग अलग प्रदेश हैं, प्रत्येक प्रदेश को यह एक निर्देश दिया गया कि आप भी अपने यहाँ जो टीईटी आप करवाते थे, टीचर एबिलिटी टेस्ट करवाते थे, चाहे जो भी हो, तो उसको भी लाइफ टाइम कर दीजिए। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने वाली है, लागू हो गई है और सभी जगह भी लागू नहीं हो पाई है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें कोई टीईटी या सीटीईटी का बहुत बड़ा रोल नहीं रह जाता है। तय होगा कि चलो इसको लाइफ टाइम कर दिया जाए, इससे अच्छे टीचर तो मिलेंगे। जो इनका प्रोसेस है इसमें अच्छे टीचर मिलते हैं, जो लोग क्वालिफाइड होते हैं वो साधारण नहीं होते हैं। अब इसके चक्कर में हुआ क्या कि अब जो टीईटी वाले लोग हैं उनको भी वैलिडिटी आगे बढ़ा के दी जाए, लाइफ टाइम की जाए। और जो एसटीईटी वाले हैं, यहाँ चौथे कॉलम में देखिए, एसटीईटी के प्रमाण पत्र की अनुमान्यता वैलिड फॉर लाइफ टाइम करने की पृष्ठभूमि में एसटीईटी 2011 के अभ्यर्थी, आप स्पष्ट इसको समझिए कि 2011 के जो अभ्यर्थी थे उनकी वैलिडिटी लाइफ टाइम करने के लिए, और साथ में जो लोग नॉट इन मेरिट लिस्ट में थे, इन पर दोनों की चर्चा करने के लिए एक कमेटी गठित की गई। कमेटी जो गठित की गई, अब समझ सकते हैं कि जब वैलिडिटी लाइफ टाइम हो गई तो फिर इसमें आपका होगा क्या। दूसरा जो पत्र है वो भी यही बात बोलता है। दूसरे पत्र को आप देखें, दूसरे पत्र में यही चीज़ है कि इसकी वैलिडिटी को लाइफ टाइम कर दिया गया। तो वैलिडिटी जब लाइफ टाइम कर दिया गया तो जो लोग 11-12 में जो पास आउट हुए एसटीईटी, उनका आजीवन हो गया, ना 7 साल रहा, ना 2 साल का एक्सटेंशन रहा, अब लाइफ टाइम हो गया। जो लोग उसमें बचे हुए हैं, जो कि छठे चरण में एप्लीकेंट हैं, उनकी वैलिडिटी लाइफ टाइम हो गया। अगर छठे चरण में उनकी बहाली नहीं होती है तो 7वें चरण में वो एप्लीकेंट जो भी हैं जिनकी बहाली नहीं हुई तो 7वें चरण में भी आ जाएंगे। अब समझ में आ गया होगा कि हाँ, पास होने वाले की, अभ्यर्थी की संख्या बढ़ जाएगी। जब अभ्यर्थी की संख्या बढ़ेगी, 2012 वाले आएंगे और उनकी संख्या जब बढ़ जाएगी तो फिर क्या मेरिट लिस्ट पुराना वाला रहेगा क्या? फिर उनको 2012 वाले को किस तरह से मेरिट में देंगे? सेंट्रलाइज तो है नहीं, इसलिए मेरिट लिस्ट आपका कैंसिल होगा। मेरिट लिस्ट कैंसिल होगा। जो लोग मेरिट में है वो लोग घबराए नहीं, उनकी मेरिट का कद्र है। जो लोग मेरिट में नहीं है वो लोग भी घबराए नहीं, उनका भी कद्र है। उसमें कुछ प्रोसेस है। शिक्षा विभाग का काम था एक पात्रता परीक्षा ऑर्गेनाइज करना, और पात्रता परीक्षा होने के उपरांत वो सर्टिफिकेट जारी करेंगे कि ये लोग क्वालिफाइड हैं या नॉट क्वालिफाइड हैं। जो लोग क्वालिफाइड हैं वो लोग प्रत्येक नियोजन इकाई में अलग से एक फॉर्म भरेंगे। किसी का मन, अगर कोई आदमी चंपारण का हो और उसको जमुई जाने का मन नहीं हो तो उसे फोर्स नहीं किया सकता है, तो फिर वो व्यक्ति वहाँ नहीं जाएगा। तो मेरिट लिस्ट का क्या फिर मतलब रह जाता है। हमारे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पास आउट हैं, साइंस और इंग्लिश में। ऑफकोर्स कोई भी आदमी जो है +2 को चुनेगा, तो मेरिट लिस्ट में उनका 9th-10th वाला में भी है, और मेरिट लिस्ट में उनका 11th-12th में भी है। निश्चित रूप से 11th-12th में जाएंगे तो फिर वो व्यक्ति 9 to 5 में तो नहीं गए, 9th-10th में तो नहीं गए। जब 9th-10th में नहीं गए तो फिर उनका मेरिट लिस्ट का क्या हुआ? फिर उसकी जगह पर कौन आएगा? तो यह मेरिट लिस्ट बनाना ही गलत था। इस मेरिट लिस्ट को रद्द करना होगा, तभी जाके आपके 12 वाले भी आएंगे, क्योंकि उनको कैसे आप मेरिट दे सकते हैं कि जो लोग बहाल नहीं होंगे। तो मेरिट लिस्ट को यहाँ पर रद्द करना होगा, तब ताकि 2012 वाले भी अप्लीकेंट हो पाएंगे, क्योंकि जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है। साथ में 2019 जो कि 2021 में जिनका रिजल्ट आया, ये लोग भी अप्लीकेंट होंगे, और अलग अलग नियोजन इकाई में अप्लीकेंट होंगे। जब अलग अलग आपके नियोजन इकाई में जब ये लोग आवेदन देंगे तो फिर वहाँ डिसाइड होगा कि किस
आपका कौन सा क्राइटेरिया है, किसको फुलफिल किया जा रहा है। मेरे पास तो कुछ ऐसे ऐसे भी मैसेज आए कि बहुत सारी त्रुटि है। कुछ लोग जनरल में थे और उनका फॉर्म फिलअप करने के टाइम में वो BC भरा गया, किसी का BC1 भरा गया। अब किसकी गलती है वो अलग बात है, साइबर कैफ़े की गलती है या फिर कैंडिडेट की गलती है। ऐसे कैंडिडेट की ही जिम्मेवारी है क्योंकि उन्हीं को अप्रूव करना होता है। तो उनकी तो फिर गई क्योंकि उनका तो मेरिट में आया हुआ है EBC में। अब EBC से तो उनको जब जनरल में लाया जाएगा तो फिर EBC का सीट खाली रह गया, तो फिर वहाँ पर कोई दूसरा आदमी एडजस्ट होगा, तो फिर वहाँ पर आपकी बहुत सारी सीट जो है रह जाएंगी। तो जो लोग मेरिट लिस्ट में नहीं है उन लोगों का चांस बनता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हाई स्कूल ज्वाइन नहीं करके +2 ज्वाइन करेंगे तो उनकी सीट खाली रह जाएगी। क्वालिफाइड लोग को चांस मिलेगा, जो लोग 12 वाले हैं उनको भी चांस मिलेगा। अब केवल ये कह देना कि हाँ 50% या 45% मार्क्स पर हम बहाली कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि फिर आप 2012 वालों को कैसे आप बोल सकते हैं, जो कि 55% और 60% पर था। दोनों का अलग अलग एग्जाम्सन हुआ, अलग अलग क्राइटेरिया, सब कुछ अलग है। फिर उनको कैसे आप बोलेंगे, उनका तो मार्क्स थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो 60% ऑलरेडी है मिनिमम, या 55% मिनिमम है। यहाँ 50% वाले तो पीछे रह जाएंगे। तो क्या STT 2011-12 वाले को आप वहाँ पर प्रीफर करके आगे मेरिट दे देंगे? ऐसा होता नहीं है। पूरा नियोजन का एक प्रक्रिया है जिससे मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और BEd सबका मार्क्स उसमें जुटता है, एवरेज निकाली जाती है, तब मेधा सूची बनती है। इस तरह से मेरिट लिस्ट बनाया नहीं जाता है जिस तरह से बनाया गया। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा शिक्षा विभाग का आदेश कितना कारगर है और क्या होने वाला है। इसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट को रद्द करना होगा, 2012 वालों को इंक्लूड करना होगा, अभ्यर्थी की संख्या बढ़ेगी, नियोजन सबका होगा, कोई आदमी किसी को पसंद नहीं करेगा, किसी नियोजन इकाई को पसंद नहीं करेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपकी होगी। ये सेंट्रलाइज प्रक्रिया नहीं है। अगर सेंट्रलाइज रहता तो बहुत बढ़िया होता कि बिहार सरकार के द्वारा ही नियोजन होता, लेकिन इसको पंचायती राज में जिला परिषद को देके, नगर निगम को देके, नगर परिषद को देके इन्होंने पूरा एकदम छिन्न भिन्न कर दिया, और इस क्रम में अधिकतर लोग को खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। अब क्या होगा आगे, इसके लिए कुछ और भी बातें हैं, कुछ और भी प्रॉब्लम है। इसके लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।